राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और आज ऐसे एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो हरियाणा का सबसे बड़ा हर साल होने वाला एग्जाम माना जाता है, इनके हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट की हम बात कर रहे हैं। एचटेट कंडक्ट करवाता है एचडीएससी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। उनके जो नवनियुक्त चेयरमैन हैं पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसे 2011 से लगातार एचटेट होता रहा और एक सेम पैटर्न पे होता रहा, कोई सिलेबस मेंशन किया जाता था उसमें, लेकिन 2023 में सिलेबस मेंशन किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। वैसे ही पहले की तरह एग्जाम आ गया। तो अब की बार काफी बच्चे डाउट में हैं, जानना चाह रहे हैं कि वह कैसे सिलेबस पे आएगा या नहीं आएगा। देखिए, आपने मुद्दा बिल्कुल सही उठाया है, क्योंकि ऐसी एनॉमलीज आई हैं जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के जो थे वो बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जहाँ तक सवाल सिलेबस का है, सिलेबस बिल्कुल सही बनाया गया था, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया था। जहाँ पर सिलेबस की मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि जो 2022 का सिलेबस था, क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त जो क्वेश्चन पेपर सेटर थे यानी एग्जामिनर जो थे, उन्होंने 2022 पैटर्न को कहीं ध्यान में रखते हुए पेपर बना दिया, जिसकी वजह से ऐसी कोई समस्या आई। लेकिन इसके बारे में कोई प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि जो हमारी एक्सपर्ट टीम होती है, जो मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने जब एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि पेपर तो वही है, थोड़ा सा स्टाइल इसमें बदल गया है। और उसी के एवज में बाकायदा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक फार्मूला निकाल करके रिजल्ट भी डिक्लेयर किया था, जिसमें 120 नंबर से 60% जिसके नंबर थे उनको पास घोषित किया था। बाकी के 30 नंबर में से जितने नंबर 120 में से जिसने ले रखे हैं परसेंटेज के आधार पर, उसी आधार पर जोड़ते हुए फार्मूला बनाया गया था। काफी बच्चों ने केस भी किया था। हाँ, केस करने का कारण सबसे बड़ा यही था कि एक फार्मूला जहाँ लागू हो जाता है तो फार्मूला सबके लिए यूनिवर्सल होता है। इसमें ऐसा कहीं मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई मुझे नुकसान हो गया, किसी को फायदा हो गया। क्योंकि मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा इस फार्मूले को। जैसे मान लीजिए 120 में से 60 नंबर किसी बच्चे के, बाकी के जो 30 नंबर था उसमें से यदि हम बात करें 60% की, तो 18 नंबर से 60% बनते हैं। तो 60 नंबर जिसके हैं उसके 18 जोड़ते 78 हो गए और हमने 78 वाले को क्वालिफाई घोषित कर दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, मान लीजिए किसी के 120 में से नंबर थे 70, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो 30 नंबर का जो पेपर था उसमें उसने पहले से 20 नंबर ले रखे हैं। तो अब क्या हो गया इसमें कि 70% को देखते हुए 20 नंबर जो थे वो ही जुड़ेंगे और 20 जुड़े 90 बढ़ गए तो 90 वाला पास हो गया। तो यहाँ समस्या ऐसी आई थी कि परसेंटेज बेसिस पर 30 में से यदि उस परसेंटेज से ज्यादा किसी के नंबर तो हमने वो जोड़ दिए और जिसके उससे कम रह गए उसका हमने एवरेज निकाल करके जोड़ दिए। फार्मूला बिल्कुल सही था, एक्सपर्ट्स ने बाकायदा सही ढंग से वो सजेस्ट किया था। बाकी चलती रहते हैं नॉलेज, तो इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब की बार क्या मांगे थे, सिलेबस पे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल, बहुत ध्यान दिया जाएगा। अभी भी मैंने जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे पीछे सिलेबस वगैरह डिसाइड करने के लिए, उनको काफी ब्रीफ किया था इस बारे में और कहीं किसी प्रकार की ऐसी कमी नहीं छोड़ी। तो बच्चे मान के चले जो मेंशन किया गया है उसके आधार पर बिल्कुल वही सिलेबस आएगा जो मतलब बाकायदा बोर्ड ने सजेस्ट किया है। कहीं कोई किसी टाइप का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये टीजीटी वाला खास करके लेवल के बारे में बात आई है कि भाई जैसे 8वीं तक तो हमका होता है और पात्रता परीक्षा है, उसमें भी अपर लेवल का दिया जाता है। अब लेवल की बात फिर वहीं आ जाती है कि हम एक्सपर्ट के जब व्यूज लेते हैं, हम या यूँ कहिए आप क्या चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब आपका टीचर भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो थोड़ा एक क्राइटेरिया ऐसा तो रखना जरूरी ही है कि +2 तक का तो नॉलेज हो आदमी को। तो इसमें कोई ज़्यादा अपने को मतलब इस बात पर नहीं विचार करना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि टीचर के लिए तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्वालिटी का जो मतलब एक यदि कहीं भी क्राइटेरिया रखा जाता है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जैसे कि अब की बार मैंने कुछ दिन पहले अखबार में हेडलाइन आई थी NTNM की बार CET लेने से मना कर दिया। या तो सरकार HDSC की तरफ जा रही है या HSC की तरफ, आपकी तरफ कोई जानकारी ऐसी आई है नोटिस कोई कि आप कंडक्ट करवाओगे CET भी? देखिए, हम इसमें कोई दो राय नहीं, इवैल्यूएटिंग बॉडी है। इवैल्यूएशन हम करते हैं किसी के नॉलेज का, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, HTET हो या सेकेंडरी का एग्जाम है या इन जैसे दूसरे भी एग्जाम जो होते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह बोर्ड बनवाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी जैसा इस बारे में जो निर्देश देंगे, जो जिस प्रकार की हमें मतलब इस बारे में कोई भी डायरेक्शन मिलेंगी, उसके अनुसार काम किया जाएगा।
तो सर जैसे नवंबर में फॉर्म फिलअप हो गया सेट की, तो इतनी देरी क्यों है? देरी का कारण इसमें टेक्निकल कारण था। सबसे पहला तो यह था कि जैसे आप सभी को पता है, सेक्रेटरी भी और चेयरमैन भी वहाँ पर मतलब रेगुलर पोस्टिंग नहीं थी। दूसरी तरफ बीच में कुछ एक ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें कई प्रकार के टेंडर वगैरह इन्वाइट करने होते हैं, जैसे फ्री स्क्रीन वगैरह का होता है, कैमराज का होता है, और साथ साथ में जैसे अभी आपने ही क्वेश्चन पूछा था कि सिलेबस के मामले में बच्चों को इस बार तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उस पर भी काफ़ी गहराई से विचार किया जा रहा था। इसकी वजह से देर हो गई, अदरवाइज अभी जल्दी इसके बारे में फैसला लेंगे। जैसे आप पहले से संयुक्त सचिव भी रह चुके हो और राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल भी रह चुके हो, आपको पता है बच्चों में कितनी जिज्ञासा और कितने संशय रहते हैं, उनको तैयारी भी करना होता है, तैयारी में लेट होता है, फिर मामला ढीला उठ जाता है उनका। तो आप कोई फिक्स कोई अंदाजा बता पाओगे भाई? मई में, जून में? इस बारे में मेरे संज्ञान में ये बिल्कुल इस प्रकार की बातें आई हैं कि कुछ विद्यार्थियों ने, तो परीक्षार्थियों ने खासतौर पर हम शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ, ऐसा भी कहा है कि हम कहीं नौकरी कर रहे थे प्राइवेट स्कूल में या किसी और दूसरे किसी सेक्टर में, और एचटेट के कारण छुट्टियां ले रखी हैं। बिल्कुल सही बात है, अपने कैरियर के प्रति इतना गंभीर होना बड़ी अच्छी बात है। अब कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्दी ही, यानी आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ये एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो जैसे मई में मान के चलिए? हाँ, कहा जा सकता है, कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी। पहले सिर्फ ये एक डाउट था, वह नए चेयरमैन नियुक्त नहीं हुए हैं, अब आप अपने कार्यभार संभाल के लिया है, तो अब तो बच्चों को क्लियर जाना चाहिए भाई। हाँ, ऐसी कोई, अब बताया ना मैंने, अब किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू नहीं आने दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको इसके बारे में सूचना मिल जाएगी और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम स्टेट अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। टेंडर की बात लेते हैं, जैसे स्कूलों का वो होता है जो एग्जाम का, वो शुरू कोई वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि नहीं है। तो बच्चों को आपका क्या संदेश रहेगा जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्यूटी छोड़ रहे हैं? बच्चों से मेरा यही संदेश है, सबसे पहले तो आप अपने जो दिमाग पर एक प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कहिए, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, कोशिश करें कि आप उस प्रेशर से बाहर निकलें, क्योंकि जब आपके दिमाग में एक पीस होगी, शांति होगी, तो बहुत अच्छी तरह से आप काम करेंगे। हौसला बनाए रखें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आपके साथ है और आपके भविष्य के प्रति बहुत गंभीर है। बहुत जल्दी ही हम फैसला लेने जा रहे हैं, एस्टेट जल्दी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप जो परीक्षार्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और चाहूँगा कि उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक 10वीं 12वीं के एग्जाम में भी पीछे लीकेज का मामला आया था पेपर का, वहाँ नू की साइड में, तो ऐसा कोई दोबारा एस्टेट में या 10वीं 12वीं में हाँ बच्चे चाहते हैं सर? जहाँ तक सवाल आपने लीकेज का किया है, सबसे पहली बात तो यह है पेपर लीक नहीं था, क्योंकि पेपर लीक जो होता है वो होता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, उसको हम कहेंगे पेपर लीक हो गया। और ऐसी अवस्था में जो बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन है या यूँ कहिए कि जो एग्जाम सेंटर से पहले की स्टेज है, वहाँ तक जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको इसमें जिम्मेवार समझा जाता है। यहाँ पर तो पेपर आउट था और पेपर आउट के तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक आध बच्चा हो सकता है किसी ने मिसगाइड कर दिया हो, या हो सकता है किसी टीचर से गलती से कोई मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी हो गई हो। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, खासतौर पर मैं अपने स्टाफ के कर्मचारी अधिकारियों के बारे में बताना चाहूँगा, इतने कर्मठ और इतने एफिशिएंट हैं कि ऐसी शिकायत अब तक कभी नहीं आई है, ना एस्टेट में आई है, ना कभी किसी हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में आई है। इसके बावजूद जहाँ तक सवाल है कि पेपर आउट हो जाते हैं या नकल वगैरह की बात जो थोड़ी बहुत सुनने को मिलती है, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के पहले 2 दिन के ही एक्शन में यह स्थिति पूरे हरियाणा राज्य में हो गई थी कि बाहर का डिस्टर्बेंस नील था, अंदर का डिस्टर्बेंस जो था वो नाम मात्र था। मैं आपको बताना चाहूँगा आज 25 मार्च तक टोटल 551 केस बने हैं, जिसमें हमने लगभग 75 के करीब जो इन्विजिलेटर सुप्रिटेंडेंट वगैरह जहाँ कोई कोताही थी ड्यूटी में उनको रिलीव किया है और उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद इतना समय देने के लिए आपका। हमारे साथ राष्ट्रीय गुरु शिक्षक सम्मान से सम्मानित राजवीर शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर, आप भी जैसे स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को, क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को इस मामले में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
तैयारी एक एग्जाम के अनुसार नहीं, अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए, एक भविष्य, क्योंकि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता है और उसका आधार है स्टूडेंट। वो इसी आधार पर ही अपनी तैयारी करें कि उसको कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम फाइट करना हो, वो एक समाज सुधार के, एक राष्ट्र निर्माण में उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। और रही बात, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा बताया और हम सुन भी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। बहुत टाइट प्रशासन रहेगा, जो भी ये होंगे एग्जाम, और होने भी चाहिए। किसी प्रकार की नकल अगर होगी, चेयरमैन साहब ने भी पहले भी कहा था यहाँ एक समारोह में कि हम वास्तव में नया हरियाणा चाहते हैं। एक क्रिएटिविटी रूप होना चाहिए हमारे बच्चों के अंदर, एक अलग से जिज्ञासा और अलग से एक साइकोलॉजी के रूप में हमारा हरियाणा उभरे और नकल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो इसलिए आप तैयारी ऐसी करें चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यानी कि राष्ट्र का निर्माण एक अच्छे से हो। धन्यवाद। जो सभी दोस्तों को उनके डाउट थे सिलेबस को लेकर या एग्जाम को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।